Hello students, today we are going to discuss about new chapter in genetics. जेनेटिक्स का ही जो बेसिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिसे अपन कहते हैं वो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में अपन देखते हैं बायोमॉलिक्यूल भी इंक्लूडेड है, बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट इंक्लूडेड है। तो बेसिकली ये तीन चैप्टर का एक सेंट्रल कॉम्बिनेशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो चैप्टर है इसमें इनहेरिटेंस तो है बट किसकी? मॉलिक्यूल के बेस पर। व्हाट इज द मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। तो कहीं ना कहीं ये बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड पार्ट है। जैसे इसमें अपन ने देखें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो ये जो मॉलिक्यूलर मींस बायोमॉलिक्यूल, इसमें बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल मींस इनसाइड सेल। तो जो बायोमॉलिक्यूल है वो है बेसिकली डीएनए मींस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये जो बायोमॉलिक्यूल है ये मैक्रोमॉलिक्यूल होता है। मैक्रोमॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन होता है, और जिनका 1000 से कम होता है वो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। तो सेल के अंदर डीएनए मींस ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन सा? बायोमॉलिक्यूल तो है बट कौन सा? मैक्रोमॉलिक्यूल है। फिर इसमें ये जो न्यूक्लिक एसिड है दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो देखिए इसके क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वन इज द पहला शुड बी, इसे कैसा होना चाहिए? शुड बी रेप्लिकेट, इसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, रेप्लिकेट कर सकता हो, अपना नंबर बढ़ा सकता हो। जैसे डीएनए तो डीएनए से डीएनए बन सकता हो, आरएनए से आरएनए बन सकता हो। शुड बी रेप्लिकेट। दूसरा इट शो, ये क्या शो करता है? शो म्यूटेशन। सो म्यूटेशन बी इनहेरिटेबल, म्यूटेशन इनहेरिटेबल होनी चाहिए। थर्ड में ये ट्रांसलेट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, कैन ट्रांसलेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके थ्रू ट्रांसलेट करेगा? बाय ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन का कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे डीएनए, तो डीएनए का जो सेंट्रल डॉग्मा है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, ये देखिए किस टाइप से ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी होगी तो उसके लिए सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखिए क्या होता है। जैसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए कैन प्रोड्यूस प्रोटीन बाय द ट्रांसलेशन। तो ये बेसिकली क्या है? सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसमें डीएनए में रेप्लिकेशन, जैसे तो डीएनए से डीएनए का बनना दैट इज द रेप्लिकेशन। तो इट शुड बी रेप्लिकेट। म्यूटेशन, एनी चेंज अकर इन द डीएनए, तो ये म्यूटेशन इनहेरिटेबल होने के साथ में कैसे होने चाहिए? स्टेबल म्यूटेशन होने चाहिए। एक बार डीएनए में कोई चेंज हो गया तो वो कंटिन्यूसली जेनेशन टू जेनेशन इनहेरिट होगा, ट्रांसलेट होगा। तो ट्रांसलेट की जो प्रोसेस है उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए जैसे है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू
कोडिंग करके mRNA पर कोड ट्रांसफर करता है। देन mRNA ट्रांसफर द कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू डीएनए एक्सप्रेशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस करके कैरेक्टर को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे जेनेटिक मटेरियल के जो कैरेक्टर हैं ये, अब जेनेटिक मटेरियल का जो टाइप है, ये जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का हो सकता है। हो सकता क्या है, होता ही है टाइप में बेसिकली। तो एक होता है डीएनए एंड सेकंड वन इज द आरएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए है। डीएनए इज द एसिडिक, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। और जो आरएनए होता है, आरएनए इज द बेसिकली देखें ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, जैसे एमआरएनए है या अदर आरएनए भी है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। और ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। दुनिया में सबसे पहले कोई जेनेटिक मटेरियल आया तो वो क्या था, आरएनए और डीएनए में बात करें तो डीएनए इज द स्टेबल, ये स्टेबल होता है और ये होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव, मींस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसके लिए आरएनए होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, और इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड होते हैं स्टेबल, वो किस पर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पर। इसको अपन आगे डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए दो बातें सामने आ रही हैं कि जेनेटिक मटेरियल के क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल के दो टाइप हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बेसिकली, जैसे अपन ने यहाँ नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे पहले इसकी जो बैक हिस्ट्री देखते हैं अपन, हिस्ट्री वाले केस में देखते हैं इस जेनेटिक मटेरियल की क्या थी। तो इसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर डीएनए या फिर कोई भी ये एसिड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं इसको न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में जो एसिडिक सब्सटेंस है दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। तो इस न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट एक साइंटिस्ट में अपन बैक हिस्ट्री में जाएं तो फ्रेडरिक मीशर, साइंटिस्ट फ्रेडरिक मीशर, देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले साइंटिस्ट फ्रेडरिक मीशर ने, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन किया फ्रॉम द पस सेल। तो देखिए फ्रेडरिक मीशर ने 1869 की बात है, इन 1869 इन्होंने, अब जैसे सेल है फॉर एग्जांपल ये सेल है, अब यह सेल कौन सी थी, पस सेल, मीन्स जेनेटिक मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम पस सेल। पस सेल से सबसे पहले अलग किया इन्होंने और ही कॉल्ड न्यूक्लिन। तो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को, मीन्स जेनेटिक मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम पस सेल से इन्होंने ऑब्टेन किया एंड ही कॉल्ड, इन्होंने इसको क्या नाम दिया, ही कॉल्ड न्यूक्लिन। इसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। पहले साइंटिस्ट अपने कौन, फ्रेडरिक मीशर। सेकंड साइंटिस्ट इसी से रिलेटेड आल्टमैन ने इसको टर्म न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था, आल्टमैन ने। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिन बाय द फ्रेडरिक मीशर। अब यहाँ दो साइंटिस्ट आए। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड को लेके दो बात आई कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का होता है, दो, डीएनए एंड आरएनए।
अब इसे डीएनए आरएनए में सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होगा। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर डीएनए एंड आरएनए। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बराबर डीएनए एंड आरएनए, ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं। इसमें डीएनए कैसा है, डीएनए कैसा है, इसमें एसिडिक होता है और आरएनए मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, डीएनए। अब फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डीएनए। तो डीएनए एक्चुअल में होता क्या है, ये डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए का कॉम्पोजिशन देखें तो कॉम्पोजिशन में पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें देखिए क्या होता है, इसके अंदर एक शुगर होती है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इजिकल टू न्यूक्लियोटाइड। बट न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में बात करें, दूसरा न्यूक्लियोसाइड इजिकल टू इसमें क्या नहीं होगा, फॉस्फेट, मीन्स पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इजिकल टू क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। बट न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर बेस एंड फॉस्फेट। और इसका जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इजिकल टू डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए बेसिकली क्या है वो सामने आ गया। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पेंटोज शुगर। तो नंबर 1 इसमें देखिए ये पेंटोज शुगर क्या होती है। पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन शुगर होती है, इसमें 5 कार्बन है, पेंटोज मीन्स 5। और ये जो 5 कार्बन शुगर होती है, 5 कार्बन राइबोज शुगर बोलते हैं इसको। ठीक है, राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर देखिए, राइबोज शुगर डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होगा। जनरली इसको देखें तो इसमें 5 कार्बन शुगर है, ये 5 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और बाकी ये O है। दिस इज द पेंटोज शुगर। अब इस पेंटोज शुगर में एक कार्बन होता है बाहर की तरफ, 5th कार्बन है। 4 कार्बन इसके रिंग में होते हैं और एक कार्बन इसके बाहर की साइड में होता है। अब इसका जो पहला कार्बन होता है, इस पहले कार्बन से अटैच रहता है नाइट्रोजनस बेस, इस पर H एंड OH की बात करके देखते हैं, H एंड OH, इस पर भी सेम कंडीशन है, H OH और यहाँ पर OH होता है बट CH2OH, ये 5th कार्बन है, 5th कार्बन पर OH होता है। अब ये जो है दिस इज द राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर फाउंड इन आरएनए। बट डीऑक्सीराइबोज फाउंड इन द डीएनए। वहाँ पर क्या डिफरेंस होगा इसमें, देखिए आरएनए के अंदर जो शुगर है इसमें 2nd, 3rd एंड 5th पर OH है, मीन्स OH ऑन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, सेकंड, 3rd जो फ्री है इसका एंड 5th कार्बन। OH यहाँ पर 3 पर है, तो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है और इन तीनों पर क्या जुड़ सकता है, फॉस्फेट, मीन्स OH ऑन 3rd, 2nd, 3rd
एंड फिफ्थ कार्बन पर OH ये दिख रहा है अपन को, और यहाँ पर क्या बाइंड हो सकता है, फॉस्फेट। तो OH ऑन थर्ड, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन वेयर, यहाँ पर क्या अटैच होता है, वेयर फॉस्फेट अटैच्ड, यहाँ पर फॉस्फेट अटैच्ड होता है RNA के अंदर। अब यही बात DNA में देखते हैं, तो DNA में एक्चुअल में ये हो जाती है डीऑक्सीराइबोज, कार्बन नंबर फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन नंबर है, ठीक है, यहाँ जुड़ा होगा CH2OH और इसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इसमें जो सेकंड कार्बन है इसमें H बट यहाँ पर H रह जाएगा, O इसका डीऑक्सी हो जाएगा, इसमें O था इसमें नहीं है, एंड इसके बाद OH है ये। तो अब आप देख सकते हैं इसमें थर्ड एंड फिफ्थ मीन्स ये कौन सी शुगर हो गई, अब डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई। डीऑक्सीराइबोज शुगर में देखिए क्या है, और ये किस में प्रेजेंट होगी, DNA, नाम ही उसका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA के अंदर राइबोज शुगर तो होती है बट कौन सी होती है, डीऑक्सी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि OH कहाँ कहाँ पर फंक्शनल बचा हुआ है, तो देखिए OH ऑन थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है, थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर OH है। सो फॉस्फेट कैन बाइंड ऑन थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन, तो यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ पर ही जुड़ पाता है, इसमें 3 जगह पर जुड़ पाता है, सेकंड पे भी जुड़ सकता है, तो इसलिए ज़्यादा एक्टिव कौन होगा, RNA कंपेयर टू DNA। सो DNA मीन्स जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल होना चाहिए। दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पहला लेक्चर है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट पेंटोज के बाद में दूसरा क्या, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। ओके।